चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 11 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा, एक एक फैक्ट को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं आज के सेशन के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए डिस्कस करते हैं। भारत सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 अपॉइंटमेंट किए हैं। एक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को। और इनके अलावा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की बात करें तो ये अपॉइंट किए जाएंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी। यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे दोनों ही पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2019 में ही ये पद बना था। तीनों सेनाओं के इंटीग्रेटेड प्रमुख के रूप में देखा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, जिसके पद पर अब अपॉइंट किए जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। अभी तक इस पद पर CDS जनरल अनिल चौहान कार्यरत हैं। इनको रिप्लेस करने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ये 30 मई 2026 को इसी महीने के एंड में अपना पद संभालने वाले हैं। इससे पहले ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर और इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के पद पर काम कर चुके हैं, और अब इनको CDS के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है। सेकेंड, हम बात कर रहे हैं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की। तो ये क्या बनने वाले हैं? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनने वाले हैं। इस पद पर अभी तक जो कार्यरत हैं ये है नेवल चीफ वर्तमान में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो इनको रिप्लेस करेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, और कृष्णा स्वामीनाथन अपना पद संभालेंगे 31 मई 2026 को। कृष्णा स्वामीनाथन अभी इंडियन नेवी के कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट हैं। इससे पहले वेस्टर्न नेवल कमांड में भी ये कार्यरत रहे हैं काफी समय तक, और अब ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में अपॉइंट किए जाने वाले हैं दिनेश के त्रिपाठी के स्थान पर। इजी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पद 2019 में बना था। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को अपॉइंट किया गया था। कल के सेशन में आई थिंक हमने इनको सैटरडे को भी डिस्कस किया था। जनरल बिपिन रावत, इनका निधन हो गया था 2023 में एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में। तो उसके बाद जनरल अनिल चौहान ने पद संभाला था, और अब ये भी इस पद से ये रिप्लेस होंगे और अब नए बनेंगे NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने? शुभेंदु अधिकारी ने। अभी तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM के पद पर थी। ओके, तो वेस्ट बंगाल में क्योंकि अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे तो 294 सीटों में से ऑलमोस्ट 207 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती। बीजेपी के पास बहुमत है, तो शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया वेस्ट बंगाल में, और इन्होंने 9 मई 2026 को वेस्ट बंगाल के नवे CM के रूप में शपथ ली है। तो वेस्ट बंगाल के नवे CM हैं शुभेंदु अधिकारी, और बीजेपी के वेस्ट बंगाल में पहले CM हैं। इन्होंने 2 जगह से चुनाव जीता है, एक भवानीपुर और एक है नंदीग्राम। यहां पर भवानीपुर से इन्होंने पूर्व CM ममता बनर्जी को ही हराया। आपको पता है 2021 में इन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, और इस बार फिर ममता बनर्जी जब भवानीपुर से लड़ी तो ये दोनों जगह से खड़े हुए थे चुनाव के लिए, नंदीग्राम और भवानीपुर, और इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन्होंने इस बार भवानीपुर से भी हराया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CM जो हैं वेस्ट बंगाल के वो किस सीट से MLA है। देखिए, कोई एक सीट छोड़ेंगे, संभावना है कि वो भवानीपुर की सीट छोड़ दें,
संभावना हो कि नंदीग्राम की छोड़ दे, तो कोई एक सीट छोड़ेंगे तो फिर जो बचेगी वो वहां से सीएम, वहां से विधायक रहेंगे, एमएलए रहेंगे, उसको याद रखिएगा इन फ्यूचर। तो जब भी छोड़ेंगे तब हम इनकी बात करेंगे। तो अभी तो ये भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से एमएलए है, जीत कर आए हैं। तो कुछ और मंत्री ने भी अपने पद की शपथ ली है, लेकिन अभी उनकी मिनिस्ट्री उनको नहीं दी गई है, तो हम बाद में उनकी जो मिनिस्ट्री दी जाएगी तब इनकी बात कर लेंगे। जैसे दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया, तो ये मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ तो ले ली है राज्यपाल से, लेकिन मिनिस्ट्री अभी इनको अलॉट नहीं की गई है। तो आगे जो भी मिनिस्ट्री मिलेगी तब हम उनकी बात करेंगे। सीएम फिक्स हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नए सीएम बने हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। आरएन रवि यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं। ममता बनर्जी ने जब सीएम पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो वैसे भी क्योंकि विधानसभा केवल अधिकतम 5 साल तक ही चल सकती है, तो आरएन रवि ने विधानसभा को ही डिसॉल्व कर दिया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज करके विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया था। ममता बनर्जी वो ने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी अपने पद से क्योंकि फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो उसके बाद क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल ही भी 5 साल ही रहता है, तो यहां पर देखिए जो सीएम है ना, उनका रिजाइन देना एक प्रोटोकॉल बोल लो आप, एक केवल मतलब एक शुभ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो या इंडियन जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, उसमें कि ये परंपरा है कि सीएम अपने पद से इस्तीफा देता है। अब ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, तो एक्चुअल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान था भी नहीं। ओके, केवल एक क्या होता है कि लिगेसी होती है पद की, या फिर एक शिष्टाचार होता है, एक कर्टसी होती है कि सीएम जो होता है वो आगे वाले सीएम को अपनी कुर्सी सौंपता है और इसलिए वो अपने पद से रिजाइन करते हैं, है ना। ये एक इथिक्स के आधार पर देखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। अब जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो भी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 साल ही विधानसभा का कार्यकाल है, 5 साल मैक्सिमम विधानसभा चल सकती है और फिर उसको डिसॉल्व किया जाएगा, भंग किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। तो आरएन रवि ने विधानसभा को भंग कर दिया, और जब भंग हो जाती है, विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो सारे जो पूर्व एमएलए हैं उस विधानसभा में उनकी भी सबकी कुर्सी चली जाती है और नए इलेक्शन होते हैं विधानसभा के। तो ममता बनर्जी की सीट वैसे भी चली गई थी, तो वो सीएम उसके बाद नहीं रहती, ठीक है। तो आरएन रवि गवर्नर हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी बने हैं। यहाँ की विधानसभा में 294 सीटें हैं, 42 लोकसभा की सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीट देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। हाल ही में इनविंसिबल बैरियर्स द कॉस्ट ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? इनविंसिबल बैरियर्स द कॉस्ट ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स, इस रिपोर्ट को जारी किया है अंकटाड ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। रिपोर्ट में कुछ चीजों को, कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है ना। नॉन टैरिफ मेजर्स की यहां पर बात की गई है, हम आगे बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट किसने जारी की है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिससे अंकटाड के नाम से जाना जाता है, इसने इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया। एक्चुअल में इस रिपोर्ट में यह बताया गया है, किसके बारे में, रिपोर्ट के नाम से समझ में आ जाएगा, नॉन टैरिफ मेजर्स के बारे में यहां पर बात की गई है। और इसमें बताया गया है कि अभी वर्तमान में लगभग 88% देशों के लिए जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं वो उनका खर्च टैरिफ से भी अधिक आ रहा है। अब पहले तो ये समझे कि सर टैरिफ नहीं लगा, ये नॉन टैरिफ मेजर्स की बात हो रही है, फिर भी टैरिफ से ज्यादा खर्च क्यों आ रहा है 88% देशों के लिए। तो पहले हमको नॉन टैरिफ मेजर्स को समझना पड़ेगा, ये क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं कि कोई भी देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को नियंत्रित करने के लिए नॉन टैरिफ मेजर्स का सहारा लेता है, ठीक है ना। इसमें सीधे टैक्स या टैरिफ नहीं लगाया जाता किसी भी देश के द्वारा किसी अदर कंट्री के प्रोडक्ट पर। जैसे हम इंडिया से अमेरिका कुछ भेजते हैं, तो अमेरिका क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, ये एक टैक्स है, समझ में आता है। लेकिन ये नॉन टैरिफ मेजर्स की बात हो रही है, ये कोई टैक्स नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन फिर भी 88% देश जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो ये नॉन टैरिफ मेजर्स का जो खर्च है ना, वो टैरिफ से भी ज्यादा आ रहा है उनके लिए। अब आप बोलोगे जब टैक्स नहीं लग रहा है, टैरिफ नहीं लिया जा रहा, पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो ये कैसे ऐसा हो सकता है कि टैरिफ से ज्यादा
खर्चा करना पड़ रहा है नॉन टेरिफ मेजर्स के लिए देशों को। तो इसको समझो, पहले तो ये समझ में आ गया ये कि स्टैंडर्ड या फिर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, समझना। नॉन टेरिफ मेजर्स की जब बात होती है ना, तो ये कोई स्टैंडर्ड या फिर रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कोई प्रोडक्ट हमने अमेरिका में बेचने के लिए भेजा, एक्सपोर्ट किया। अब अमेरिका ने बोला कि यार आपके जो भी आपने भेजा है, मान लो कोई हमने फूड भेजा है, तो अमेरिका बोल रहा है आपकी फूड की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी हमारे देश में हम यूज करते, तो हम परमिशन नहीं देंगे, पहले तो क्वालिटी सुधारो। चलो ठीक है, क्वालिटी अच्छी थी, यार आपके जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग का मानक सही नहीं है, स्टैंडर्ड सही नहीं है, तो हम परमिट नहीं करेंगे। अब भाई उनको सुधारने में जो डेवलपिंग कंट्री है या जो पिछड़े देश है उनको काफी प्रॉब्लम आता है, उनको और पैसा खर्च करना पड़ता है और ये टेरिफ से भी ज्यादा लग रहा है। आया समझ में? तो ये स्टैंडर्ड या रिस्ट्रिक्शन होते हैं जिन्हें कहा जाता है नॉन टेरिफ मेजर्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड हो सकते हैं, सेफ्टी रूल हो सकते हैं, इंपोर्ट कोटा, पैकेजिंग रूल्स हो सकते हैं, लाइसेंस रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इनका खर्चा जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या तो विकासशील या फिर उनसे भी पिछड़ी जो देश है, उनको इन नियमों का पालन करने के लिए और ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये टेरिफ से भी ज्यादा बैठ रहा है, ये कहना है अंकटाड का अपनी रिपोर्ट में। ओके, लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज है अपने लगभग 10% एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाती है नॉन टेरिफ मेजर्स के कारण। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट किसकी है? इनविजिबल बैरियर्स द कॉस्ट ऑफ नॉन टेरिफ मेजर्स। इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे कहा जाता है अंकटाड। ठीक है ना, इससे इनविजिबल ही पढ़ा है ना मैंने। ठीक है, तो इनविजिबल बैरियर। ठीक है, आगे आते हैं हम। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की यहां पर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट से जुड़ी पॉलिसीज में सहायता करती है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो है, विकासशील देश जो हैं, उनके लिए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट हो उनका, इसके लिए यूनाइटेड नेशन का ये जो बॉडी है काम करती है। 1964 में स्थापना की गई थी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 190 प्लस कंट्रीज यहां पर इसकी मेंबर है और यूएन सेक्रेटरीट का हिस्सा है, जो सचिवालय है ये उसी का हिस्सा है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी मैथ्स का कैलकुलेशन बूस्टर ज्वाइन कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स में कैलकुलेशन में काफी प्रॉब्लम आता है, एडवांस्ड मैथ्स हो या फिर बेसिक मैथ्स हो, तो कैलकुलेशन के लिए आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे आपके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको बहुत ही बेसिक चीजें छोटी छोटी यहां पर बताई गई है कि आप एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट जो होता है उस वक्त अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर पाएंगे और कैसे फास्ट अपनी मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो उसके लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हाल ही में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, इनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उन्नत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना, एक्चुअल में पहले से एक प्लेटफॉर्म था, एक पोर्टल है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो नया पोर्टल लाया गया है। अब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अपडेट वर्जन जो लाया गया उसको नाम दिया गया जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके तहत जो भी गर्भावस्था है, जो माताओं की गर्भावस्था, उनकी डिलीवरी या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी है उनकी प्रारंभिक देखभाल, उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, इन सभी को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल के एक अपग्रेड वर्जन के रूप में। इसमें क्या होगा, क्यूआर इनेबल्ड डिजिटल एमसीएच कार्ड पेश किए गए हैं, सभी माताओं के लिए होंगे और वो माताएं जो हैं वो उस स्वास्थ्य कार्ड को कहीं भी एक्सेस कर सकती है पूरे इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में। तो जो उनकी हिस्ट्री है वहीं पर पता चल जाएगी।
प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल के जो टीकाकरण वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, पोषण पोर्टल जो है, उन सभी को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया है। तो ऑल ओवर भारत में जो मैटरनल या इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, मतलब मातृ एवं शिशु मृत्यु दर जिसे कहा जाता है, इसको कम करना इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। जो गर्भवती माताएं हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उनकी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए रियल टाइम में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो नया है। इसके पहले रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ था, इसी का अपडेट वर्जन लाया गया है। ये जो पोर्टल है ना, ये पहली बार 2013 में लॉन्च किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को इंडिया में कम किया जा सके। ठीक है। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात की जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 7 मई 2026 को 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 67th राइजिंग डे है इनका। ये जो संस्था है ना, इंडिया के बॉर्डर एरिया में सड़क निर्माण के लिए और उसके मैनेजमेंट और रखरखाव के लिए काम करने वाली संस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन बॉर्डर पे जो भी आज अभी वर्तमान में जो रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, ताकि अगर कोई भी वॉर जैसी कंडीशन हो इन फ्यूचर, तो हमारी जो सेना है बहुत ही क्विक बॉर्डर पर जा सके। हम उनके लिए जो आर्टिलरी है, जो भी हमको हथियार भेजने हैं या कोई ऐसी मदद भेजना है, तो हम भेज पाए। तो बॉर्डर और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही स्पीड में इसके लिए काम कर रहा है। 7 मई 2026 को इन्होंने अपना 67th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है। इसके तहत जो सेलिब्रेशन हुआ है ना इस बार, ये अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में बीआरओ के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के अवसर पर विशेष प्रोग्राम के रूप में आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ये बीआरओ का ही प्रोजेक्ट है। इसके तहत सीमावर्ती जो इलाके हैं इंडिया के, वहां पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये बीआरओ का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड निर्माण का प्रोजेक्ट है हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार बीआरओ द्वारा बनाए गए जितने भी सड़कें और पुल हैं, सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 67 राइजिंग डे 7 मई 2026 को मनाया गया। बीआरओ क्रिएट्स, कनेक्ट्स एंड केयर्स, ये थीम रखी गई है 2026 में बीआरओ के फाउंडेशन डे की। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि संस्था क्या काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करती है। 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना की गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। हाल ही में सेबी ने एआई आधारित साइबर थ्रेट्स और कमजोरियों से निपटने के लिए किस डेडिकेटेड टास्क फोर्स का गठन किया है? तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। जो निवेशक है उनके हितों की रक्षा करना, शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, जो प्रतिभूति मार्केट है उसको रेगुलेट करना, यह काम सेबी का है। इसने एआई आधारित जो साइबर थ्रेट्स हैं और जो कमजोरियां हैं उनसे निपटने के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स का गठन किया है और इसको नाम दिया है cybersurakshha.ai। क्या नाम दिया गया? cybersurakshha.ai। देखिए, जो डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाया गया है ना, एक एआई ड्राइवन डिटेक्शन टूल है, मतलब डिटेक्ट कर सकता है किसी भी कमजोरी को, किसी भी थ्रेट को। सिस्टम की कमजोरियों को तेजी से पहचान सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन यहां पर कुछ ड्रॉबैक भी है इसके, जैसे डेटा सैक्रिफाइस हो सकता है, सिस्टम इंटीग्रिटी पर प्रभाव आ सकता है, साइबर अटैक्स का खतरा बढ़ सकता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इंटीग्रेटेड एक टास्क फोर्स का निर्माण किया है ना, जिसको नाम दिया है cybersurakshha.ai। भारत का सिक्योरिटी मार्केट है ना, वो काफी इंटरकनेक्टेड है, मतलब सारी चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिली हुई है। अगर हम डिजिटली देखें तो हमारा सिक्योरिटी मार्केट पूरा, मतलब सारी ब्रांचें जो हैं, सारी चीजें जो हैं वो इंटीग्रेट है। अगर कहीं एक जगह भी साइबर थ्रेट आता है, अटैक होता है, या फिर एक जगह भी साइबर अटैक हो जाए,
कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए डिजिटली तो पूरा फाइनेंशियल जो हमारा सिस्टम है ना वो कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, डेडिकेटेड टास्क फोर्स का गठन किया है, इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स है। अब इसमें क्या किया गया, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जो है वो, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग जो कॉरपोरेशन से, ऐसी सारी संस्थाओं के साथ मिलकर इसे बनाया गया। ये सारी संस्था एक साथ निगरानी करेगी ताकि अगर कोई भी ऐसा साइबर अटैक होता है, कोई भी ऐसा साइबर थ्रेट आता है तो उसको डिटेक्ट किया जाए, अलर्ट भेजा जा सके सारी संस्थाओं को, जो जो भी हमारे शेयर मार्केट को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट जितने भी टूल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं, उन सभी को एक साथ अलर्ट भेजा जा सके। तो एआई रिलेटेड साइबर रिस्क की निगरानी करना, थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर करना और अलर्ट भेजना, ये सारे की सारे काम इस टास्क फोर्स के द्वारा किए जाएंगे। तो बेसिक्स आपको यहां पर समझ में आ गए। टास्क फोर्स पूरे सिक्योरिटी मार्केट इकोसिस्टम में एआई बेस्ड साइबर थ्रेट की लगातार मॉनिटरिंग करेगा। कोई भी थ्रेट आता है तो उसको संबंधित एजेंसी को रिकॉल करेगा, उसके पास अलर्ट भेजेगा ताकि जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम से निपटा जा सके। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे निपटने के लिए इस एआई टूल को लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, जिसका नाम है एआई साइबर सुरक्षा .ai, है ना, इस टूल का नाम है। सेबी के बारे में आपको समझ में आ गया, संस्था क्या करती है। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। एक स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तुहिन कांत पांडे सेबी के करंट चेयरमैन के पद पर हैं। हाल ही में स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। थोड़ा सा बड़ा नाम है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट, इस रिपोर्ट को जारी किया है हाल ही में नीति आयोग ने। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है कि एक दशक में भारत में जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसका डिजिटली एनालिसिस किया जाता है, डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है ना। तो एक दशक में हमारे जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार हुआ है, क्या सुधार होना चाहिए था, किन किन सेक्टर में हमने अच्छा काम किया है, किन सेक्टर पर अब आगे चलकर हमारा फोकस होगा स्कूल एजुकेशन को ठीक करने के लिए, इन सभी मुद्दों पर अध्ययन के लिए तो एक्सेस, एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्वलिटी, डिजिटल लर्निंग, इन सभी महत्वपूर्ण जो अलग अलग इंडिकेटर्स है उनका अध्ययन किया जाता है और नीति आयोग इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो रिसेंटली 2026 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में अब जो की पॉइंट्स शेयर किए गए नीति आयोग के द्वारा, इन्होंने बताया कि भारत में वर्तमान में ऑलमोस्ट 14.71 लाख स्टूडेंट है, ठीक है, 14.71 लाख स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में और 24.69 करोड़ स्टूडेंट इन स्कूल में पढ़ते हैं। भारत की जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्कूलिंग के जो छात्र है ना इंडिया में 24 करोड़, ये बहुत देशों की जनसंख्या भी नहीं है जितने हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फंक्शनल टॉयलेट्स, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसमें अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, अच्छा सुधार किया है 10 सालों में। गर्ल्स और SC/ST का जो एनरोलमेंट है स्कूल्स में वो काफी हद तक बड़ा है, एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस आ रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। तो 13 रिकमेंडेशन भी दिए गए हैं और 33 इंप्लीमेंटेशन पाथवे भी बताए गए हैं कि कैसे इनको लागू किया जाना चाहिए। तो ये रिपोर्ट है, ज्यादा इसमें डेप्थ में ऐसा कुछ है नहीं जो पूछा जाए एग्जाम में, पर रिपोर्ट किसकी है ये हमको याद रखना पड़ेगा, नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया पॉलिसी थिंक टैंक है। पहले योजना आयोग था और फिर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया, है ना। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो हमेशा PM होते हैं, PM ऑफ इंडिया। वाइस चेयरमैन के पद पर अशोक कुमार लाहिड़ी हैं और CEO एडिशनल चार्ज है अभी निधि छिब्बर के पास में, पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग का। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत
हाउस कॉम्प्लीशन में भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? अगर हम हाउस कॉम्प्लीशन की बात करें, मतलब घर के काम को पूरा करना, है ना, पूरी तरीके से घर कंप्लीट कर दिया, सारे काम हो चुके, घर कंप्लीट कर दिया, तो यह है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। इसके तहत घरों को पूरा बनाने में सबसे तेज जो काम किया है या सबसे जो शीर्ष पर राज्य रहा है वो रहा है ओडिशा राज्य। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, तो ओडिशा नंबर 1 पे है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत। मार्च 2025 से मार्च 2026 तक लगातार ये पहले स्थान पर है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत परफॉर्मेंस की बात करें तो ये पिछले 1 साल से नंबर 1 पे है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। आगे ये मिलेगा, पहले हम ये देखते हैं कि ओडिशा ने काम किस तरीके से किया है। देखो, ओडिशा ने पिछले 1 साल में 24,625 हाउस सैंक्शन किए थे इस योजना के तहत। इनमें से 23,464 साइट्स का जियो टैगिंग पूरा किया इन्होंने। 3,134 हाउस में जो फाउंडेशन वर्क है वो शुरू हो गया और 2,008 हाउस अभी तक कंप्लीट किए जा चुके हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो कम है, लेकिन भारत के किसी भी स्टेट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी राज्य का है। आप देखो ना, हाउस सैंक्शन भी कर चुके हैं, बेसिक काम भी पूरे कर लिए हैं, कुछ घर कंप्लीट भी कर लिए हैं, तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है ओडिशा राज्य का प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत। वैसे ये योजना पहली बार 2015 में आई थी। इसका दूसरा जो फेज है वो सितंबर 2024 में शुरू हुआ था। योजना का उद्देश्य क्या है? जो अर्बन फैमिलीज है, जो शहरी क्षेत्रों में फैमिलीज है, उन्हें अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध कराए जा सके। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से इस योजना को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ओडिशा में भी जो वहां की अर्बन लोकल बॉडीज है उन्होंने मिलकर ये काम किया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ऐसा नहीं है कि केवल अर्बन क्षेत्र में ही है। देखो, अर्बन क्षेत्र में 2015 में योजना शुरू की गई थी और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, इसे शुरू किया गया था नवंबर 2016 में, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल एरिया में ये 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। तो इसे भी याद रखिएगा, दोनों, एक 2015 में शहरी क्षेत्रों के लिए और 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कंटिन्यू है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा 10 मई को वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। भारत में पहली लोक अदालत कब आयोजित की गई थी? देखो, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ओके, इसने 2026 की दूसरी लोक अदालत 10 मई को आयोजित की। मतलब 2026 में पहले भी एक बार लोक अदालत आयोजित की जा चुकी है, मार्च में आयोजित की गई थी। इंडिया में सबसे पहली बार ये जो लोक अदालत है ना, ये शुरू की गई थी 1982 में। 1982 में गुजरात के जूनागढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। रिसेंटली अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि नालसा, है ना, ये इसी का फुल फॉर्म है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से नालसा कहा जाता है। तो नालसा बोलूं तो समझ लेना इस संस्था की बात हो रही है। नालसा ने 10 मई को 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया है पूरे देश में। उद्देश्य क्या है? डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना, ओके, और कोर्ट पर जो बोझ बढ़ता जा रहा है ना, उसको कम करना। देखिए क्या होता है कि समय समय पर लोक अदालतें लगाई जाती है नालसा के द्वारा। देखिए, कोर्ट में पहले ही बहुत सारे केस पेंडिंग है, जजों पर बहुत बर्डन है। ऑन एवरेज एक जज पर 1 लाख केस पेंडिंग है इंडिया में। अगर देखे जाए तो फैसला होता नहीं है, 20-20 साल चल रहे हैं, है ना। जिसको जस्टिस चाहिए वही मर जा रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो भाई ये जो छोटे केस है ये तो ठीक है, बड़े केस में, पर छोटे केस जो आपसी विवाद हैं, छोटे मोटे संपत्ति के मामले हैं या छोटे क्राइम के मामले हैं, अगर इन मामलों को अलग से सॉल्व कर दे तो कैसा रहे, है ना। अलग से छोटी छोटी अदालतें जो पार्ट टाइम में लगाई जा सके, कॉम्प्लीमेंट्री अदालतों के रूप में, है ना, तो उसमें सॉल्व हो जाए आपसी सहमति से, तो कितना अच्छा रहे। तो इसीलिए आयोजित की जाती है लोक अदालत। ओके, तो नेशनल लोक अदालत, यह जो है नेशनल
लोक अदालत हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, कंज्यूमर फोरम और इसी तरीके से अलग अलग विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाती है। क्रिमिनल जो केसेस होते हैं छोटे छोटे, वो चेक बाउंस हो गया, ऐसे अगर केस है, बैंक रिकवरी डिस्प्यूट है, छोटे मोटे संपत्ति के मामले, अगर ये मामले यहीं पर सॉल्व हो जाए तो क्या प्रॉब्लम। तो इसीलिए लोक अदालतों का गठन किया जाता है, आयोजन किया जाता है नालसा के द्वारा। समझ में आया लोक अदालत का काम क्या है ना। तो लोक अदालत जो होती है ना, एक्चुअल में उससे जो अदालत के समान ही सारे पावर होते हैं उसके पास, पर वो छोटे मामलों को देखती है। वर्ष 2023 से 2025 के बीच में 12 नेशनल लोक अदालत, नेशनल लेवल पर 12 नेशनल लोक अदालतों का गठन किया गया और उसमें 26 करोड़ मामलों को सुलझाया गया। कितने होते हैं? 26 करोड़ मामले सुलझाए जा चुके हैं 2 साल में। अगर वो नहीं सुलझाए जाते तो बर्डन किस पर होता? जुडिशरी पे, है ना। और जुडिशरी पहले ही परेशान है। पहली लोक अदालत 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात में आयोजित की गई थी। वैसे ये एक सुलह कराने वाली एजेंसी ने इसका आयोजन किया था और फैसले के लिए कोई कानूनी सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन पहली बार ये आइडिया तो इंडिया में आया 1982 में। ठीक है। 2026 में 4 बार लोक अदालतें लगेगी। एक बार 14 मार्च को लग चुकी है, अभी 9-10 मई को लगी है और 12 सितंबर 2026 को थर्ड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और फिर लास्ट में दिसंबर में चौथी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नालसा, ये भारत में जो गरीब और कमजोर लोग हैं ना, उन्हें फ्री लीगल एड देने के लिए, लीगल फ्री मतलब जुडिशरी सहायता, जैसे वकील करवा दिए उनके लिए क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकते, तो इस तरीके के काम करती है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। भारत की एक संस्था है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 में हुई थी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। तो एक वैधानिक निकाय है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब इसके जो संरक्षक, जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं ना, कार्यकारी डायरेक्टर, निदेशक बोल ले, अध्यक्ष बोल ले, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में जो अदर जजेस है ना, उनमें जो सबसे सीनियर होगा वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। तो वर्तमान में जस्टिस विक्रम नाथ इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर है। 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे हर साल पूरे देश में मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन, आईएनएस सागर ध्वनि किस पहल के 5वें एडिशन के तहत वियतनाम पहुंचा है? तो हमारा युद्धपोत है, एक पोत है आईएनएस सागर ध्वनि। ये एक इनिशिएटिव है, सागर मैत्री इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के 5वें एडिशन के तहत अभी वियतनाम के समुद्र तट पर पहुंचा है आईएनएस सागर ध्वनि। ये स्पेशलाइज्ड ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। ओशियन में अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए इस वेसल को बनाया गया है। तो स्पेशलाइज्ड, स्पेशली से डिजाइन किया गया है, सारी टेक्नोलॉजी से लेस है। तो स्पेशलाइज्ड ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल है आईएनएस सागर ध्वनि। ये वियतनाम के काम रान पोर्ट पर पहुंचा है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए काम रान पोर्ट कहां है, तो ये वियतनाम। इसने इंडिया और वियतनाम के बीच में जो साइंटिफिक कॉपरेशन है उसको मजबूत करने की दिशा में कदम के रूप में वहां पर पहुंचा है। सागर मैत्री इनिशिएटिव के 5वें एडिशन के तहत इसको भेजा गया है। ओके, अब आईएनएस सागर ध्वनि वियतनाम का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। इसके साथ मिलकर मरीन साइंस, ओशियनोग्राफी से जुड़े हुई जो साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक इंटरेक्शन है, उसके लिए काम करने वाला है वियतनाम में। तो साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना, ओशियनोग्राफी या फिर ओशन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये इंडियन नेवी का वेसल है। और वियतनाम के साथ मिलकर ये मरीन साइंस और ओशियनोग्राफी के लिए ही, अध्ययन के लिए अभी काम करेगा सागर मैत्री इनिशिएटिव के 5वें एडिशन के तहत। इजी, तो ये बेसिक आपको समझ में आ जाते हैं। आईएनएस सागर ध्वनि ये स्पेशलाइज्ड ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। 1994 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, कोलकाता की कंपनी है, इसने इसका निर्माण किया था।
जो ओशियन रिसर्च है, ओशियनोग्राफी है, उसके लिए ये काम करता है, स्पेशली ट्रेंड है, सारी टेक्नोलॉजी से लेस है, ठीक है। और सागर मैत्री इनिशिएटिव इंडियन नेवी और डीआरडीओ का एक जॉइंट प्रोग्राम है ताकि साइंटिफिक आउटरीच को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये एक साइंटिफिक आउटरीच इनिशिएटिव है, स्पेशली किन देशों में, तो जो इंडियन ओशियन के रीजन के जो देश है ना, देखो इंडियन रिसर्च, इसके तहत इंडियन रिसर्च शिप जो है वो मित्र देशों में जाकर मरीन साइंस, ओशियनोग्राफी और क्लाइमेट रिसर्च में सहयोग को बढ़ाते हैं। किसके तहत? सागर मैत्री इनिशिएटिव। हम हमारे रिसर्च शिप भेजते हैं जो हमारे मित्र देश है वहां पर, और उनके साथ मिलकर मरीन साइंस, ओशन की ओशनोग्राफी करना है, उनकी निगरानी करना है, और क्लाइमेट रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो इनिशिएटिव का उद्देश्य, अगर सागर मैत्री इनिशिएटिव का उद्देश्य देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन के जो देश है उनके साथ समुद्री रिसर्च को आगे बढ़ाना, डेटा शेयरिंग करना, डीप सी मिशन को आगे बढ़ाना, और क्लाइमेट जो कंजर्वेशन है उसके लिए काम करना, और आपसी सहयोग भी मजबूत करना। यह सागर मैत्री इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। इसी के 5वें एडिशन के तहत हमारा आईएनएस सागर ध्वनि पहुंचा है कहां पर? वियतनाम, ठीक है। तो अभी इसको वियतनाम भेजा गया है, वियतनाम के काम रान पोर्ट पर यह अभी स्थित है, ठीक है। तो ये बेसिक सारे फैक्ट हो जाते हैं। 11 मई के सारे करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। देखिए, वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो यह सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? तो यह रहा कौन? इंडिया। 2026-27 सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने पर कितनी एफआरपी कर दी है? तो ये 665 रुपए पर क्विंटल है गन्ने पर एफआरपी 2026-27 के सीजन के लिए। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यह है मिशन जीरो थैलेसीमिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार महानगरों में सबसे अधिक साइबर क्राइम रेट किस शहर में दर्ज किया गया? तो यह दर्ज किया गया बेंगलुरु, कर्नाटका में। भारत की पहली स्पेस चेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? स्काई रूट एरोस्पेस। दूसरे ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन जयपुर, राजस्थान में किया गया। विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम गलापागोस द्वीप समूह पर लॉन्च किया गया। ये पैसिफिक ओशियन में है, इक्वेडोर के द्वीप है। भारत और किस संघ के बीच में मुक्त व्यापार समझौता 2027 की शुरुआत से प्रभावी होगा? तो इंडिया और यूरोपीय यूनियन के मध्य में। और नासा द्वारा परीक्षण किया गया 120 किलोवाट लिथियम फेड प्लाज्मा इंजन किस नाम से जाना जाता है? तो ये एमपीडी थ्रस्टर के नाम से जाना जाता है। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज किए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा था हरियाणा। 2024 में जो इकोनॉमिक्स का नोबेल है वो संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया था, डेरोन एकमोग्लू, सिमोन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 लोगों को दिया गया था। किस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी? अभ्यास लेमितीय 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास से? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।